सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सोशल डिजायर पर है और अभी हम लोग आ गए पे बैक टू सोसाइटी के ऑफिस में, जो कि एक अपार्टमेंट में है। और आज जो सोशल ब्लॉग होने वाला है, तो वो सोशल ब्लॉग में पे बैक टू सोसाइटी के माध्यम से एक सेमिनार जूम पर वेबिनार होने वाला है। और वो वेबिनार में बहुजनों के महामारी के समय, कोविड-19 के समय, किस तरह से सिचुएशनली हम लोग हमारा मूवमेंट चला सकते हैं, बहुजनों का मूवमेंट किस तरह से हम लोग रन कर सकते हैं, यही स्ट्रेटेजी को लेकर ये वेबिनार का आयोजन किया गया है। और आज इस प्रोग्राम के जो होस्ट है माननीय धर्मेंद्र सरदार सर, वो स्टूडियो में हमारे साथ में अभी यहाँ पर है। तो आइए मिलते हैं धर्मेंद्र सरदार सर से। सर जय भीम। सर जय भीम। जय भीम सर। तो सर, ये सोशल ब्लॉग जो है, इसके माध्यम से मैं सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि मूवमेंट को जो है बढ़ाने के लिए कोई भी सिचुएशन में, कोविड हो चाहे किसी भी तरह की सिचुएशन हो, उस सिचुएशन में भी हम लोग काम कर सकते हैं। इस वेबिनार के माध्यम से हम लोगों को एक बड़ी अच्छी एक प्रेरणा मिल रही है। बहुत अच्छा यूनिक आइडिया जो है ये आप लोगों ने लगाया है। तो पे बैक टू सोसाइटी के माध्यम से ये ब्लॉग होने वाला है। तो सर, आप कुछ कहना चाहते हैं इसके ऊपर? हाँ, क्योंकि बहुत दिनों से हम लोग ये सोच रहे थे कि अपने जो लोग हैं उन लोगों को किस तरह से आंदोलनरत रखा जाए और आंदोलन के लिए उनको ऊर्जा प्रदान की जाए। इस हिसाब से सब लोगों ने मिलकर जो है एक वेबिनार का आयोजन करने की कोशिश की है। इस वेबिनार के माध्यम से फिर आगे भी बहुत सारे वेबिनार करने की हम लोग कोशिश करेंगे। और साथियों, जहाँ तक सवाल है कोरोना का, तो कोरोना के बारे में तो मैं विस्तृत में अभी वेबिनार में बात करूंगा ही, लेकिन हमारे साथियों का मनोबल ऊंचा रहे और वो आंदोलन रहे, इस उद्देश्य से हम लोग आज का वेबिनार कर रहे हैं। और आपने जैसे सोशल डिजायर ने जैसा इनिशिएटिव दिया है, उसके लिए मैं सोशल डिजायर का आभारी हूँ। आप सब लोगों का आभारी हूँ। इस वेबिनार को सफल बनाने के लिए आप लोग प्रयासरत है, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई है। अवश्य ही हम लोग आंदोलनकारी लोग जो है वो आंदोलन को सफल बनाने के लिए और अपने लोगों को जागरूक रखने के लिए कार्य करते रहेंगे। तो दोस्तों, ये फुटेज है डायरेक्ट पे बैक टू सोसाइटी के स्टूडियो से। और ऐसे ही उपक्रम जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर सोशल ब्लॉग के जरिए मैं आपको मिलाता रहूँगा। और हर संडे को पे बैक टू सोसाइटी के माध्यम से जो है ये वेबिनार होने वाले हैं। जब तक की सिचुएशन क्राउडली हमको भारत सरकार द्वारा नहीं दी जाती है, तब तक इस तरह से हम लोग हमारा मूवमेंट, बहुजनों का मूवमेंट जो है इस तरह से चला सकते हैं। मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि भगवान गौतम बुद्ध ने कहा था, जिन्होंने सोशल मूवमेंट सबसे पहले शुरू की थी, उनका ये कहना था कि जब तक धम्म को ग्लानि कब आती है, जब भी उसके प्रेरणादायक विचार जो है वो पर्कुलेट करने वाले, दूसरे तक पहुंचाने वाले लोग जब तक जिंदा है, तब तक तो कुछ नहीं हो सकता। बोलने वाले, बात पहुंचाने वाले नहीं रहेंगे, तब तक भी धम्म को ग्लानि आएगी। वही चीज मूवमेंट को भी लागू पड़ती है। तो बहुजन मूवमेंट का भी इसी तरह से है साथियों। बहुजन मूवमेंट में बाबा साहब आम्बेडकर, महात्मा फुले जी, बिरसा मुंडा जी और बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम साहब, इन सब महापुरुषों की, सभी बहुजन महापुरुषों की जो विचारधारा है, अगर हम किसी तरह से, चाहे वो कोविड हो या किसी भी तरह की सिचुएशन हो, अगर हम इसे बताना छोड़ देंगे, लोगों तक, समाज तक पहुंचाना छोड़ देंगे, तो मूवमेंट को भी जो है ग्लानि आ सकती है, मूवमेंट को भी धोखा हो सकता है। इसीलिए ये पे बैक टू सोसाइटी द्वारा लिया गया इनिशिएटिव बहुत ही यूनिक और बहुत ही सटीक लगता है साथियों। तो अभी हम कुछ अंश आपको मैं इस वेबिनार के लाइव आपको इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा। आप उसे साझा कीजिए और किस तरह से ये वेबिनार हुआ, किस तरह से ये फुटेज जो है ये किस तरह से आगे बढ़ा है, तो इस सब पर भी हम बात करेंगे। आप देख रहे होंगे कि भारत में प्राइवेटाइजेशन का दौर 1991 में आया। कब आया? 1991। और 1991 के बाद में
भारत ने प्राइवेटाइजेशन के दौर को बहुत आगे बढ़ाया, चाहे वो कांग्रेस की सरकारें रही हो, बीजेपी की सरकारें रही हो या कोई अन्य और सरकारें रही हो। उन्होंने बहुत जोर शोर से आगे इसको बढ़ाया। अभी आगे बढ़ाते बढ़ाते भारत में एफडीआई आया। एफडीआई जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है आपके जो पीएसयूज है, पीएसयूज यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को धड़ल्ले से बेच रही है। और ये धड़ल्ले से बेचने का मतलब क्या है कि जिस पीएसयू ने हमारे बहुजन लोगों को, खासकर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस को कुछ खा पी कर पुष्ट कर दिया था, इनकी रोजगार की व्यवस्था कर दी थी, उनके बाजुओं में दम पैदा कर दिया था, इन्हीं पीएसयूज को धीरे 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 करके भारत की सरकारें या तो सुप्रीम कोर्ट और उसके साथ साथ मीडिया मिलकर इसका पूरा नोच नोच के इसको खत्म कर रहा है। इसको खत्म करने के लिए आप देख लीजिए कि बैंकों का प्राइवेटाइजेशन होने वाला है। 2 बैंक प्राइवेट होने वाली है, महाराष्ट्र बैंक और कोई एक बैंक है जिसको आईओबी, इंडियन ओवरसीज बैंक, उसका सर्कुलर निकल चुका है कि उसको प्राइवेटाइज करना है। बाबा साहब कहते हैं कि किसी भी देश को अगर बलवान होना है, शक्तिशाली होना है, इकोनॉमिकली अपग्रेड होना है, तो उसको क्या करना होगा कि उसको राज्य के, स्टेट के स्वामित्व वाली जो है वो व्यवस्थाएं पैदा करनी पड़ेंगी। स्टेट का स्वामित्व होना चाहिए। फिर आगे जो है बाबा साहब कहते हैं कि स्टेट के स्वामित्व के साथ साथ जो है बीमा जो है, बीमा, जैसे मैं एलआईसी में हूं, आपको बता रहा हूं कि एलआईसी का भी पीएसयू यानी ये ला रहे हैं, आईपीओ ला रहे हैं, ये पीएसयू है, ये सबसे बड़ा पीएसयू है। ये रेलवे को लोन देता है, ये एलआईसी को लोन देता है, यानी बाकी सबको, रोड, बिल्डिंग्स, इसमें उसमें। और बाबा साहब कहते हैं कि बीमा ये राज्य का विषय होना चाहिए, राज्य के अधीन होना चाहिए। लेकिन राज्य के अधीन होने के बजाय इसको आईपीओ लाया जा रहा है। उसके बाद में जो है बाबा साहब आगे जाके कहते हैं कि जो खेती है, खेती बाड़ी है, वो भी जो है वो राज्य की होनी चाहिए, स्टेट की होनी चाहिए। सरकार उसके विपरीत कर रही है। आप कोल माइंस देख लीजिए, जितनी कोल माइंस है, वो कोल माइंस जो है, एक दौर चला था कि कोल माइंस रातों रात प्राइवेट से लेकर गवर्नमेंट की हो गई थी 1979 के दौर में। तो जैसे ही वो गवर्नमेंट की हुई तो हमारे हजारों जो मजदूर है, उसमें जो लेबर काम करने वाले जो लोग हैं, वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस के लोग वो सरकारी मुलाजिम बने। और सरकारी मुलाजिम बनते ही उनके रुतबे, ओहदे और पैसे में चेंजेस आए। 1991 में जो है एफडीआई आया, लेकिन उसके पहले हमने 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। हम सभी तरह से उल्टा जा रहे हैं। और ये महामारी के समय में इसमें ज्यादा स्पीड पकड़ लिया। रक्षा सौदे जो है प्राइवेट हो रहे हैं, जिसको कोई जानकारी नहीं, उसमें कभी उसने काम नहीं किया, उसको कई डॉलर्स के, हजारों लाखों करोड़ के डॉलर्स के जो है कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जा रहे हैं। ये इसलिए नहीं दिए जा रहे कि भारत की सरकार या भारत के ब्राह्मणवादी लोग जो है ये जानते नहीं। साथियों, वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, और वो जानबूझकर इसलिए कर रहे हैं कि जिस मार्ग से हमारा बहुजन वर्ग जो है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस के लोग बलवत्तर होते हैं, उस मार्ग को अवरोधित करना चाहते हैं, वो बंद करना चाहते हैं। और अगर वो बंद करना चाहते हैं और हम इस महामारी में न प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ना रास्ते पर आ सकते हैं, ना आगे बढ़ के कुछ कर सकते हैं, इसका विरोध कर सकते हैं। आपको मालूम है सीए एनआरसी है ना, सीए एनआरसी का शाहीन बाग का आंदोलन चला, 74 दिन 90 दिन तक चलता रहा, महिलाओं ने उसको चलाया। दूध पीते बच्चे जो है वो बच्चों को भी लेकर वो धरने पर बैठे रहे। ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गया था देश में। सरकार को, मीडिया को मुंह की खानी पड़ रही थी। और ऐसे समय में सीए एनआरसी का आंदोलन बहुत ज्यादा गति पकड़ लेता
तो भारत के ब्राह्मणवादियों को जो है बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता था। इसलिए इसको अवसर के तौर पर भारत की सरकार ने इस्तेमाल किया, अवसर के तौर पर इस्तेमाल किया। ये अवसर के तौर पर अगर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम लोगों को ये प्रीफिक्स माइंड में जान लेना चाहिए कि दुश्मन जो है वो आपकी फेवरेबल एक्शन कभी नहीं करेगा, फेवरेबल एक्शन आपके वो कभी नहीं करेगा। अगर वो फेवरेबल एक्शन नहीं करेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको भी रिएक्शन नहीं करते हुए अपनी अलग से एक्शन निर्धारित करनी पड़ेगी। और वो अलग से एक्शन निर्धारित करने का मतलब क्या है साथियों? हम जानते हैं कि आंदोलन करने के लिए इकट्ठा होना जरूरी है, लेकिन अभी जितना देर भारत में लॉकडाउन रहेगा तब तक हमको इकट्ठा होना संभव नहीं है। लेकिन ये जो माध्यम है, विदेशी माध्यम है, जूम ऐप है या और कोई गूगल ऐप है, कुछ भी है जिसके माध्यम से हम लोग इकट्ठा हो सकते हैं। हम सिर्फ इकट्ठा होके नहीं चलेगा साथियों, हम लोग आइडियोलॉजी से इकट्ठा होने चाहिए और मजबूत होने चाहिए। आइडियोलॉजी से हम इकट्ठा है इसलिए शायद हम आज वेबिनार में हैं, विचारधारा से हम इकट्ठा है इसलिए शायद हम वेबिनार में हैं। लेकिन आप किताब पढ़कर आते हैं, किताब पढ़ते हैं, आपने इस लॉकडाउन में कुछ 2-4 किताबें पढ़ी होगी, मैंने भी 2-4 किताबें पढ़ी हैं, लेकिन किताब पढ़ के आंदोलन नहीं होगा, किताब पढ़ के ही सिर्फ आंदोलन नहीं होगा, किताब पढ़ने के बाद उस पर एक्शन करने से आंदोलन होगा। और वो एक्शन क्या है सर? आज हमारा टाइम पास हो जाएगा, हम किताब पढ़ लेंगे, हमने बाबा साहब की किताब पढ़ी, हमने शाहू महाराज की किताब पढ़ी, हमने पेरियार जी की किताब पढ़ी, लेकिन पढ़ने के बाद उसके ऊपर अगर हम एक्शन नहीं करते साथियों तो हम लोग वो वही के वही भूल जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आंदोलन के लिए आज हमारे पास साधन नहीं है, ऐसा हम लोगों को लग सकता है। अगर ऐसा हमको लगता है तो हम लोगों को पास्ट में जाके देखना पड़ेगा, 1906 में जाके देखना पड़ेगा, 1848 में जाके देखना पड़ेगा, 16वीं सदी में 1674 में जाके देखना पड़ेगा, शिवाजी महाराज के जमाने में। उसके पहले भी हम लोगों को जो है ये इजवा जाति के लोगों के आंदोलन में झांकना पड़ेगा, है ना। ये आप जानते हैं कि वो एक ब्रिस्ट क्लॉट डिस्टर्बेंस आप जानते हैं, माता नंगेली का आप उदाहरण देख सकते हैं साथियों। उसके पास कोई साधन नहीं था, कोई साधन नहीं था, अपने लोगों को जोड़ने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। ब्रिस्ट के ऊपर कपड़ा पहनने के लिए उसको टैक्स देना पड़ रहा है और टैक्स देने की उनकी कुव्वत नहीं है। ऐसे समय में वो लेडी जो है अपना ब्रिस्ट कट कर लेती है और उस कट करने से जो है जो ऊर्जा निर्माण होती है, वो ऊर्जा निर्माण होने से 40,000 लोग जो है वो रास्ते पर आते हैं और रास्ते पर आकर मुन्नार राजा को अपना ये डिसीजन वापस करना पड़ता। तो हम ये जो वेबिनार आज कर रहे हैं ये आज के लिए नहीं कर रहे, इसको कंटिन्यू करेंगे ताकि हम लोग जो है इसमें बंधे रहे, सूत्र में बंधे रहे, हमारे लोगों को जो है साथ में जोड़ते रहे। अभी आप देख रहे हैं कि पुरातत्व विभाग कुछ कर रहा है कि आपका इतिहास मिटा रहा है कि नहीं मिटा रहा। पुरातत्व विभाग आपका इतिहास मिटा रहा है, आपके प्रतीकों के ऊपर हमले हो रहे हैं, राजगुरु पे हमला हो रहा है। तो ये हमला होना ये अस्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। एंड दे वांट टू टेस्ट यू पीपल, आपको वो टेस्ट करना चाहते हैं कि आप किस तरह का उद्रेक कर सकते हैं, किस तरह का उग्र प्रतिरोध कर सकते हैं। साथियों, हम लोगों ने जब से आइडियोलॉजिकली बातें की, आगे बढ़े, तब से हम लोगों का हम समाज के ऊपर एक नियंत्रण आ गया। इसके लिए मैं बहुत बहुत
समाज का भी आभारी हूँ, आप लोगों का भी आभारी हूँ। खुशी जाहिर करता हूँ कि हम लोग आताताई, जिसको मराठी में हम बोलते हैं, कि अतिरेकी तौर पर कोई भी विद्रोह नहीं कर। सबसे मेन बात, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि भाई वो भंडारा में कुछ हुआ, आगजनी हो गई, पूरे देश में आगजनी, घाटकोपर की केस हो गई तो आगजनी हो गई। ये आगजनी होना, ये आंदोलन में हमारे लोगों को पीछे रखे देता है। लेकिन हम ताकत से मजबूत हो गए विचारों से, तो ये हमारे आंदोलन को आगे बढ़ाता है। किस तरह से बढ़ाता है कि हम अगर प्रतिक्रिया में अगर बिजी हो जाएंगे, जैसे अभी राजगुरु पर जो हमला हुआ, इसमें अगर हमने प्रतिक्रिया दे दी तो लॉकडाउन के पीरियड में भी हमारे लोग रास्ते पर आते, कुछ जलाते, कुछ बसें तोड़ते, कुछ करते। हो सकता है हमारे लोग भी उसमें शामिल ना हो, दूसरे लोग आकर करते, लेकिन उससे हासिल होने वाला ऐसा कुछ भी नहीं है। एकत्रित तौर पर बहुजन लोग और बहुजन बुद्धिजीवी लोग, नौकरी पेशा लोग, नौकरी पेशा लोगों को ये समझना पड़ेगा कि बाबा साहब के आंदोलन को, फुले जी के आंदोलन को, शाहू महाराज जी के आंदोलन को, मान्यवर कांशीराम जी के आंदोलन को हमको सिर्फ पढ़ना नहीं पड़ेगा, हमको जीना पड़ेगा। ये आंदोलन हमको जीना पड़ेगा। और अगर इस आंदोलन को हम जी गए साथियों, अगर हमने ये आंदोलन जी गए, तो निश्चय ही इसमें बदलाव, परिवर्तन आएगा। आंदोलन के लिए बहुत ज्यादा लोग नहीं लगते। आंदोलन हमेशा 2% लोग किया करते हैं, वो दुश्मन के तरफ से हो या हमारे तरफ से हो। ये आंदोलन को करने के लिए जो लोग चाहिए वो कमिटेड चाहिए। जितने लोग ग्रुप में हैं, जैसे अगर 50 लोगों है तो कोरोना में आपने महसूस किया होगा कि हमारे बहुत सारे लोगों को खाने का एक टाइम करना पड़ा, या फिर किस पे, आवाज बंद हो गया, गुजर बसर करना पड़ा। 2 टाइम की जो है रोटी 1 टाइम खानी पड़ी। तो उस जमाने में भी जब गुफाओं में रह रहे हमारे लोग, तो गुफाओं में ये रोजमर्रा की चीजें का जमावाड़ा करना और उसको चलाना 3-3 महीने तक, वो बहुत काफी संभव नहीं था। उतने लोगों के लिए खाना चलता रहे, इसलिए फिर उसको ट्रेनिंग में तब्दील कर दिया गया। और ये ट्रेनिंग में तब्दील कर, क्योंकि वो समय बाहर जा नहीं सकते, घर में बैठ के ट्रेनिंग करिए, गुफा में बैठ के ट्रेनिंग करिए,